रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवल अज़ीज़ुल ख़िसाम व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़्सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इंसानों में से कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं और अपनी नेक नियति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इख्तिदार हासिल हो जाता है तो ज़मीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फ़साद फैलाए, खेतियों को गारत करे और नस्ल इंसान को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रखा था फ़साद को हरगिज़ पसंद नहीं करता, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो अपने वक़ार का ख़याल उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में इंसान ऐसे भी हैं जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देते हैं, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अजीज़ भाइयों, जैसे कि बताया गया कि आज हम जिस ख़ास गर्ज़ के लिए जमा हुए हैं वो है कि जो एहतजाज पूरे मुल्क भर में चल रहा है, जिसका आज 49वां दिन है और तकरीबन 9 राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के, और इसके बाद भी उसका कोई हल नहीं निकला है। तो ये एहतजाज जो है दिल्ली के अंदर चल रहा है, इसकी सबको ख़बरें मिल रही हैं, मुख्तलिफ जो है बातें आ रही हैं, उसके सपोर्ट में भी लोग बोल रहे हैं, उसके अपोज़ में भी लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमको सुनने मिल रही हैं। तो इन हालात में एक तो वैसे तो मुसलमान हमको भी जो है ये सब चीज़ों की आगाही होनी चाहिए कि जो हो रहा है उसके बारे में हमारा क्या नुक्ता नज़र है, और दूसरा कि ये क्या है जिसके बारे में ये सब जो है उथल पुथल चल रही है। जैसा सबसे पहली बात तो ये है कि कोई एक कानून नहीं है, ये 3 कवानीन हैं जिसके ऊपर एहतजाज चल रहा है। 3 कवानीन जो है हुकूमत ने पेश किए और उसको जो है पास किया। अब ये कवानीन जो ऑर्डिनेंस बन के आए थे जून में, तभी से इसका एतराज़ शुरू हो गया था, पर सबसे ज़्यादा एतराज़ तब हुआ जब ये पार्लियामेंट में आकर इसको पास कराया गया। जिस अंदाज से इसको पास कराया गया उस पर लोगों का एतराज़ था, क्योंकि ये हमको समझ लेना चाहिए कि हुकूमत ने पिछले 3 साल के अंदर ये एक नया तर्ज अमल इख्तियार किया है कि कोई भी जो लॉ बना रही है ये ऑर्डिनेंस बना के लाती है। वो असल तरीका ये होता है कि कोई भी आपका प्रपोज़ल हो तो उसको पार्लियामेंट में रखते हैं, उसको बहस होती है उस पर, उसके सपोर्ट में, उसके अपोज में, फिर उसको जो है राज्यसभा भेजा जाता है, फिर उसमें कोई तरमीम होकर फिर वापस से जो है अगर लोकसभा में पास होता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में पास होता है तो वो कानून बनता है, या उसमें कुछ तरमीम होती है तो वो तरमीम करके वापस से पेश किया जाता है। पर ये जब से ये हुकूमत आई है, और जो अभी 2019 के बाद जब से हुकूमत में आई है ये बीजेपी गवर्नमेंट, तो इसने एक तर्ज अमल इख्तियार किया है कि ये ऐसा कोई तरीका इख्तियार नहीं करते। तकरीबन 438 जो है कवानीन में तब्दीली की गई है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 7 सालों में, और उसमें यही तरीका इख्तियार किया गया है कि कानून जो है ऑर्डिनेंस की शक्ल में आता है। ऑर्डिनेंस ये है कि ऑर्डिनेंस में सिर्फ जो हुकूमत के लोग हैं वो अपने कैबिनेट में उसको मंजूरी दे दें तो वो 6 महीने के अंदर लागू हो सकता है, और उसको वो जो है पार्लियामेंट में पेश करते हैं बगैर किसी इसके, और उस पर वोटिंग करके सीधा पास करा देते हैं। तो जो बुनियादी बेसिक तरीका होता है उसको बाईपास करके ये डायरेक्ट तरीका है। और ऐसे कई कवानीन पास किए गए जिसमें
इसमें पुराने अगर आप देखेंगे तो 303 तलाक का आया, इसका आया, फिर उसके बाद 2-3 कवानीन आए जिसके ऊपर इख्तलाफ हुआ तो वो वहीं उन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया, वरना ऑर्डिनेंस इसीलिए होता है। तो ये पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया। ये 3 कवानीन हैं जो 3 मुख्तलिफ जावियों से किसानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहला इसमें जो कानून है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो किसान पैदावार करता है और उसका जो कारोबार करता है उसके मुतालिक है, जिस पे सबसे ज़्यादा एतराज़ किसानों को है और इसी पे सबसे ज़्यादा बहस हो रही है और लोग इसी पर ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। ये एक कानून है। दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है कि कुछ पैदावार ऐसी है खेती के अंदर कि जिसको हुकूमत बुनियादी ज़रूरत मानती है कि ये इतनी हमारे पास होनी ही चाहिए हमा वक्त, इसलिए उसको एसेंशियल कमोडिटी कहा जाता है। उसको दूसरी कमोडिटी जैसे साबुन है, तेल है, ऐसा नहीं बेचा जाता उसको। उसका रेट भी एक मिनिमम होता है और उसकी जो स्टॉक करने की तादाद है वो भी लिमिटेड है, और उसको आम लोगों को इजाज़त नहीं है कि कोई उसको जो है स्टॉक करे। उसको स्टॉक सिर्फ हुकूमत ही करती है। उनको कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो इसमें तरमीम की है उन्होंने। हम एक एक करके देखेंगे कि तीनों में क्या क्या तरमीम की है। तो ये एक है कि भाई जो चीज़ पहले सिर्फ गवर्नमेंट के पास इख्तियार था उसको इन्होंने अभी क्या कर दिया है कि अब दूसरे भी प्राइवेट लोग भी इसको स्टॉक कर सकते हैं। तो वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। और तीसरा जो कानून है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, कि किसानों को उनके अंदर जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको मज़ीद जो है ये करने के लिए, तरक्की देने के लिए, इसका ये नाम है इसका कि दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, कि उनको जो कीमत दी जा रही है उस पर जो है उनको अश्योर किया जाए ताकि उनको एग्रीमेंट के ज़रिए उनको पैसा मिल जाए। इस कानून का ही नाम है। अभी मैंने जो आपके सामने कुरान की जो आयतें तिलावत की है और उसमें जो आपने तर्जुमा देख सुना होगा उसमें अल्लाह ताला बताता है कि उसकी बातें बहुत जो है दिल लुभावनी लगती हैं। सुनने में कैसा लग रहा है? ये तीनों भी कवानीन में आप देखेंगे तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं बातें, और उसकी हकीकत क्या है वो अल्लाह ताला ने बताया कि ये सबसे बड़ा ये दुश्मन है हक का। और ये जो है इसके जैसे ही ये क्या करता है, हुकूमत में आता है तो क्या करता है, फसाद फैलाता है और खेतियों को बर्बाद करता है और नस्लों को तबाह करता है। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं आपको जब से ये हुकूमत आई है देख रहे हैं कि इनके पूरे कवानीन सिवाय फसाद के कुछ नहीं। बीजेपी इतने संस्कार की बात करती है पर एक सबसे बड़ा जो कानून इन्होंने पास किया है हिंदुस्तान में, कानून था जिना का कानून, कि आदमी शादी में रहते हुए अगर किसी गैर शादी मतलब दूसरी औरत से ताल्लुक़ रखता है और वो शादीशुदा है तो उसको सज़ा थी। यहाँ पे मॉडेस्टी एक्ट था वो, जिसमें जो है कि उसने जो है बदकारी की है उसकी सज़ा मिलती थी उसको। ये कानून था हिंदुस्तान के अंदर। पर उस कानून का एक ये था कि औरत बदकारी नहीं करती तो औरत को सज़ा नहीं होती थी, सिर्फ आदमी को सज़ा होती थी। तो इस हुकूमत ने 2017 में एक कानून ऐसा पास किया कि जिसमें यह कहा गया कि दोनों को भी सज़ा नहीं होगी। अब दोनों को भी सज़ा नहीं होगी। ना इंसाफी है, बराबर करना चाहिए दोनों के साथ। दोनों की बराबरी ऐसा भी हो सकती थी कि भाई दोनों को सज़ा दी जाए, पर इस हुकूमत ने ये कहा कि भाई दोनों को बराबरी होनी चाहिए, इसलिए वो कानून हटा दिया। अब किसी को सज़ा नहीं होगी शादी के बाद। अगर आप शादी के बाहर अगर कोई ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। ये क्या है? ये फसाद है। होमोसेक्सुअलिटी का कानून आपने देखा, उस पर भी इस हुकूमत ने यही इख्तियार किया कि उसकी इजाज़त मिल गई। तो ऐसे तमाम कवानीन जिसको लोग समझते थे कि जो गैर फितरी हैं, खिलाफ हैं, उसको सबको अमल में लाया जा रहा है। और बहैसियत मुसलमान हम तो देख ही रहे हैं कि वो एक सिलसिला है, चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, या अब जो आ रहा है पॉलीगैमी का और दूसरी चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें तो मुसलमानों के खिलाफ होनी ही होनी है, तय है। पर अब जो 3 कानून जिसके मैंने बारे में बताया,
अब इसके बारे में देखा जाए तो अब सबसे ज्यादा एतराज जो लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, वो कहाँ के किसान हैं? हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि हरित क्रांति जिसको कहते हैं, हरित क्रांति मतलब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कि जिसके अंदर किसानों को बढ़ावा देने के लिए एक जो है लॉ लाया गया था, जो इससे पहले वाला था, 34 साल पहले जो किया गया था। उसमें ये था कि ये जो मंडियां बनाई गई थी और इसके अंदर एपीएमसी का ये था, और उसके बाद जो है तयशुदा कुछ नहीं था कि इनको पैसे तयशुदा मिलेंगे करके, पर उसको बोलते हैं मिनिमम एमएसपी, जिसको कहा जाता है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो तय होता है किसान पैदावार करने के बाद, एमएसपी उसको मिल जाती है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर था ये उसूल कि जब मंडी में देते थे तो दो चीजें ऐसी थी जिसमें उनको पैसा मिल जाता था, चाहे वो सरप्लस हो जाए, मतलब ज्यादा हो या जितनी भी हो बिक जाती थी वो मंडी के अंदर। उसमें थी चावल और गेहूं। तो ये दो, इसके वजह से पंजाब के अंदर 70% किसान चावल और गेहूं की खेती करते हैं। और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि पिछले 34 साल में जो तरक्की हुई है पंजाब के अंदर, वो बहुत मतलब मशहूर है कि पैसे वाले किसान अगर कहीं हैं तो पंजाब के। ऐसा तो हिंदुस्तान में भी बहुत जगह है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की 70% आबादी खेती करती है, 70%, 70%, और हमारा जो जीडीपी का 70% है वो भी एग्रीकल्चर है। तो ये अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 80% किसान वो लोग हैं हमारे यहाँ जो किसान सिर्फ जो है घर चलाने के लिए करते हैं, जो घर चलाने के लिए खेती करते हैं, मतलब जिसमें जितना उनका घर भी चलता है और थोड़ा बहुत बेच के उनका साल भर का खर्चा निकल जाता है। और 20% किसान ऐसे हैं जिनके पास खूब माल और दौलत की रेल पेट। अब जो ये एग्रीमेंट जिसमें अभी बात हम करेंगे, 3 एग्रीमेंट में होता ना, ये एक कानून नहीं है, ये 3 कानून है। और जो भी डिमांड आ रही है किसानों की तरफ से वो क्या आ रही है कि तीनों को रद्द किया जाए। अब इसमें एक चीज और जो बहुत अहम है इस चीज में कि भाई ये बीजेपी क्यों लेकर आई है, जबकि कोरोना का काल चल रहा है, अभी जो है मुसीबत टली नहीं है, मजदूरों की हालत का अभी कुछ पता नहीं है, नौकरियों का पता नहीं है, जीडीपी इतना माइनस में जा रहा है, उसके बाद ये कानून क्यों लाई, ये भी सोचने की बात। तो ये सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए कि बीजेपी हिंदुत्व को मानती है और वर्ण व्यवस्था को मानती है। तो बीजेपी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से किसान, जितने भी किसान हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है हिंदुस्तान के अंदर, किसान दलित है। बीजेपी और हिंदुत्व और जितने आरएसएस के लोग हैं, जो भी मेहनत के काम है वो दलित करता है, उसमें किसान है। और किसान सबसे बड़ी तादाद है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, आपको शाज और नादिर कोई अपर कास्ट का आदमी किसान मिलेगा, एकदम रेयर, एकदम रेयर, मतलब एकदम रेयर। उसकी वजह यह है कि दलित ही किसान होता है। अब ये जो पंजाब के जितने दिख रहे हैं उनको, ये जाट हैं ज्यादातर। हरियाणा और पंजाब के जो एहतजाज कर रहे हैं ना, ये कौन है? जात के हिसाब से ये लोग जाट हैं, जो सिख बन गए। और जाटों का वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या है? वो दलित है। तो ये भी एक टसल है कि पंजाब के अंदर वो इक्वेशन चेंज हो गया, क्योंकि जब उन्होंने सिख धर्म इख्तियार कर लिया तो सिख धर्म में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। ये जो बार बार खालिस्तान, आतंकवादी जो उनको बोला जा रहा है ना, उसकी खास वजह है क्योंकि वो किसान और यहाँ के किसानों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ किसान जाता है, जैसे ही पता चल जाता है कि ये दलित है करके, वहां नहीं पता चलता दलित है करके, जबकि वो दलित ही है पूरे। पर उन्होंने वो फर्क मिटा दिया दलितों के अंदर, जो कि इस्लाम से उन्होंने तालीम ली थी कि सब बराबर है, जो उनके इसमें पढ़ लिखा जाता है, तो उसी हिसाब से वो, और उसको उन्होंने क्या कहा था कि मेहनत सेवा धर्म है उनके यहाँ, सेवा धर्म है। तो ये भी एक फैक्टर है कि ये जो आप देख रहे हो अभी इतने दिन की बातचीत के बाद, जो पिछली 8वीं गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया,
कि भाई इस पे रोक लगाओ। ये सब आपको देखना है तो आपको समझ में आएगा कि अब ये कानून वापस नहीं ले सकती गवर्नमेंट, क्योंकि ये दलित से शिकस्त है उनकी, जो कि किसी हाल में नहीं मान सकते। तो ये अना का मसला है, जिसमें अल्लाह ताला ने आगे बताया ये बात कि जब आदमी जुल्म करता है तो उसको जब समझाया जाता है तो क्या बोलता है वो अपनी घमंड में उसको इनकार कर देता है। तो ये अल्टीमेटली ये जान लीजिए आप कि इसको खत्म करने के लिए हुकूमत मानेगी नहीं, उसको खत्म करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे तफसील से कि वो ऑर्डर क्या है और क्या बुनियाद पे दिया गया। अब जो पहला कानून जिस पे सबसे ज्यादा एतराज हो रहा है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा गया है कि ये फार्मर जो है, प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें कहा गया है कि भाई ये किसान को इतनी आज़ादी दे देंगे कि ये जहां चाहे अपने स्टेट में बेचना चाहे तो बेच सकता है, दूसरे स्टेट में ले जाके बेचना चाहता तो बेच सकता है, जहां चाहे बेच सकता है। अब इस पे लाजमी नहीं होगा कि आके मंडी में बेचे। किसान को जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेचने की इजाजत है, ठीक है। फिर दूसरा ये कहा गया कि जो बाहर बेचेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा उसको, मतलब जब ये बाहर बेचेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा जो बात आ रही है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि मंडी नहीं होगी करके, पर जब ये क्लॉज चल जाएगा इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये मंडी जो है खुद ब खुद कौन बेचेगा। जब मतलब बाहर से पैसा ज्यादा मिल रहा है तो मंडी में कौन आएगा, तो उसमें जिक्र नहीं है मंडियों का। और जो ये बात हो रही है कि एमएसपी, हमने बोला ही नहीं कि एमएसपी रद्द कर देंगे, पर ये बाय डिफॉल्ट इसका जो लाजमी नतीजा ये है कि वो आदमी बाहर बेचेगा तो गवर्नमेंट से कुछ मांगेगा नहीं। और दूसरी चीज कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, स्टेट्स का जो है ना, ये जितनी मंडियां चलती हैं ये स्टेट के अंदर होती है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा है तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर होती है, जितनी मंडियां चलती हैं आप देखते हैं, अनाज मंडी जहाँ जहाँ है ये स्टेट के अंडर में होता है, और इसका टैक्स उसका सब जो है, जो मुनाफा है वो स्टेट को जाता है। पर ये कानून आने के बाद वो पूरा जो है स्टेट कहीं दखल ही नहीं दे सकता उसमें, वो सीधा कहाँ चला जाएगा पैसा, वो प्राइवेट का है और किसान का है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और उसका जो सिस्टम है वो अलग है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल चला जाएगा सेंटर के पास, वो स्टेट के बीच में जिक्र ही नहीं है उसका। तो उसमें क्या है कि किसान बाहर बेचेगा अगर उसकी पैदावार के हिसाब से, अगर वो बाहर बेचता है तो वो स्टेट से कुछ क्लेम ही नहीं कर सकता, गवर्नमेंट से कुछ मांग ही नहीं सकता। तो एमएसपी का सवाल ही नहीं आता कि मिनिमम सेलिंग प्राइस उसके पास आएगा, क्योंकि उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो दूसरा ये है जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट है, जिसमें कहा जाता है कि वो क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा, किससे, बाहर वाले से। जो भी कंपनी होगी, जो भी ये होगा, उससे एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के हिसाब से लेन देन चलेगा। अब ये अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी किसी का जिक्र नहीं है। और जो एग्रीमेंट की बात है वो क्या करेगा, इस साल इतनी खेती मेरे को दे दो, आप इतना अनाज मेरे को देना है और ये इतना पैसा उसका फिक्स रहेगा, ये ऐसा बोल के दे देगा। अब जो आ रहा है मसला हमारे हम देख रहे हैं कि भाई जो किसान फिर क्यों ये कर रहे हैं कि उनको तो आसानी है ना भाई, जितना बनाएंगे उसका, उनको पहले से ही उसको रेट फिक्स है, उतना रेट तो मिल ही जाएगा उनको। पर खेती के बारे में कोई नहीं बोल सकता कि कितनी खेती होती है, खेती के बारे में कोई बोल नहीं सकता कि कितनी खेती होती है, खेती होगी क्या नहीं ये भी नहीं बोल सकता। तो होता क्या है, जब खेती की बारिश नहीं होती या कुछ नहीं होती तो क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकार लोन माफ करती है। समझोगे ना, किसान लोन हर साल माफ होते हैं, मजबूरी है वो भी, बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे। पर जब एग्रीमेंट कर लिया उसने तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कुछ भी करे उसको तो अनाज देना है, नहीं तो उसके बराबर का जुर्माना देना है। ये सब किसके कंट्रोल में आ जाएगा, जो कारपोरेट्स हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उनका ऊपर है, वो कैसा करते हैं, वो कोर्ट में जाएगा केस, वो सब उसमें लिखा हुआ है कि जो तय होगा एग्रीमेंट में उसके हिसाब से कोर्ट में जाएगा। तो किसानों का कहना है कि कोर्ट में जाने का मतलब क्या है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है हमको,
वहां जिसका पैसा उसका, तो हम तो वहां लड़ ही नहीं सकेंगे, तो इसलिए उसको रद्द कर रहा हूं। दूसरी चीज कि बार बार, जैसे आपने मोदी की भी तकरीर सुनी होगी जो किसानों के लिए उसने की थी, उसमें कहा कि ये भलाई के लिए, और हम जो बिछोले हैं बीच के दलालों को, जो बीच के दलाल हैं इनको, ये जो मलाई खाते हैं, पैसा खाते हैं, हम इनको हटाना चाहते हैं। उसमें तकरीर में बोला गया और बार बार इसका जिक्र किया गया कि मिडिल मैन को हटाना है हमको, डायरेक्ट किसान रहेगा और डायरेक्ट कस्टमर रहेगा, क्लाइंट रहेगा। पर इसमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि अगर आप मंडी गए होंगे, जिसने भी मंडी देखा है, और किसानों को सबसे अच्छा पता है, जैसे मैंने कहा कि 80% किसान वो हैं जो सिर्फ घर चला सकते हैं, अपना इतनी खेती है। तो ये जो दलाल है, या जिसको आड़ती कहते हैं, आड़ती आम जुबान में उसको आड़ती कहते हैं, वो क्या है, वो क्या क्या काम करता है वो सोचेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। खेती होने के बाद से, उसकी कटाई के बाद उसकी पैकिंग, उसकी सफाई, उसको लोडिंग, उसका कस्टमर, सब वही देखता है। ये सब काम किसान नहीं करता, किसान तो सिर्फ खेती करता है। उसके बाद क्लाइंट से लेके माल साफ कराना, उसको पैक कराना, उसको स्टोर करना, उसको सब करना, ये काम किसका है, आड़ती का है। वो सब मंडी के थ्रू करता है। तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट है किसान को। क्यों? कि अब ये साल भर के बाद उसकी खेती आने वाली है, 6 महीने के बाद आने वाली है, पर बीच में उसको जरूरत पड़ती है कुछ भी, तो क्या करता है, पैसे किससे लेता है वो? क्योंकि खेती का पैसा तो बैंक से लेगा, लोन से, पर उसकी आम जरूरियात के जो खर्चे हैं वो आड़ती से लेता है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस पर मतलब एतराज भी करते हैं कि हमारे यहाँ जो मंडी के अंदर काम करते हैं लोग, वो सूद में बहुत मुलविस होते हैं। वो यही है कि इसके जरिए सूद जो है लेन देन करते हैं, जरूरत के वक्त पैसा देते हैं और सूद उनसे लेते हैं। तो वो आड़ती के खिलाफ बोला जा रहा है। तो आड़ती का मतलब ये है कि आप अगर पंजाब का ही सिर्फ मिसाल लेंगे तो उसमें 50,000 ऐसे आड़ती हैं, 50,000 जो पूरी खेती का कारोबार संभालते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, कस्टमर किसान ढूंढेंगे, कंपनी ढूंढेगी, किसानों को कंपनी ढूंढेगी और किसान कंपनी को ढूंढेंगे। ऐसा होगा क्या? प्रैक्टिकली नहीं होगा। होगा क्या? ये जो मार्केटिंग एजेंट रहते हैं, ऐसे एजेंट बन जाएंगे और वो सबसे पावरफुल रहेंगे एजेंट। क्योंकि अंबानी की कंपनी अगर आती है मार्केट में तो अंबानी थोड़ी आएगा, उसका एजेंट आएगा। और वो एजेंट क्या है, आज जो ताल्लुक है ये आड़ती का और किसान का ऐसा है जैसा घर का है। उसके घर के हर चीज में शामिल होता है, उसके दुख में सुख में, इसको कुछ हुआ तो वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको होता है तो ये सपोर्ट करता है। अब जो आएगा वो प्रोफेशनल रहेगा, उसको तो पैसे से मतलब है क्योंकि उसकी पेमेंट आ रही है। आड़ती यहां से कमीशन ले रहा था, पर वो क्या करेगा, वो तो अपने कारपोरेट की जो सैलरी है उससे लेगा। तो ये सबसे बड़ा घाटा है किसानों का कि एक पूरा चेन उनका टूट जाएगा और उनका सब डिपेंड हो जाएगा किस पर, कारपोरेट कंपनी पर। तो इसके जरिए बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि एमएसपी तो मिलना ही नहीं है, खत्म हो गया एमएसपी। उनको जो मिलता था मिनिमम सेलिंग प्राइस, भाई जितनी कमाई हमने डाली है, जितनी मेहनत की, उतना तो पैसा हमको मिलना चाहिए। अगर वो कम हो गया तो उनको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उनका एग्रीमेंट रहेगा तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये एक उसमें। और दूसरी चीज जो आ रही है उसके साथ जो लगी हुई चीज है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर आप देखेंगे इसकी लिस्ट थी 24 ऐसी चीजें थी जिसको कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता पब्लिक में। उस पर केस बनता था। जैसा आपने सुना होगा कि कोई अगर किराना दुकान वाला या कोई ऐसा जो है बड़ा अनाज स्टॉक करता है तो उस पर रेड पड़ती, क्योंकि अलाउड नहीं है स्टॉक करना, और खासकर ऐसे हालात में जिसमें जरूरत हो लोगों को। जैसा अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जो बांटा गया अनाज, वो कहां से आया अनाज, वो यही स्टॉक। हर साल स्टॉक करती है गवर्नमेंट, और उसमें का एक बफर होता है, बफर 4, जैसा अभी आप देखेंगे मिसाल के तौर पर तेल चावल और ये सब चीजों के लिए जो है ना 400 मिलियन टन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। 400 मिलियन, 4 मिलियन टन मतलब 40 लाख टन। 4 मिलियन टन मतलब होता है 40 लाख टन। इतना अनाज स्टॉक में रखना पड़ता है।
2002 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, वाजपेयी गवर्नमेंट, उसने क्या किया था, उसको हटा दिया था। इसको सेम यही कर, इसको हटाकर क्या कहा था कि जिसको चाहे वो स्टॉक कर सकता है। पर हुआ क्या कि 2006 और 7 में पूरे ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो गए, तो इंडिया में अनाज की कमी हो गई। तो इंडिया ने उस वक्त 50 लाख टन अनाज जो है बाहर से लिया हुआ है, पैसे देकर, डबल पैसे देकर। तो उसके बाद से उस गवर्नमेंट ने उसको फिर कानून को रद्द कर दिया, जो उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने रद्द कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये इस कानून में हमने ये रखा है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको, जैसा उसमें लिखा हुआ है कि भाई इमरजेंसी हालात में अगर कोई जो है कैद पड़ जाता है, कहीं जो है ये भूकंप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाएगा, जंग हो गई, तो ऐसे हालात में ये कानून को हम लोग रद्द करेंगे और बाकी स्टॉक सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, कोई नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें बताकर आती हैं लोगों को, ये सब चीज बता के थोड़ी आएंगी। जंग होगी तो बता के थोड़ी होगी कि जंग होने वाली है, या भूकंप आने वाला है, या कहत आने वाला है। और जब तक वो लागू हो जाएगा कानून, क्या हाल होगा। और इससे ताकत जो मिलेगी कि कारपोरेट जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अनाज जितना स्टॉक होगा उतना रेट कौन निकालेगा, वो कारपोरेट निकालेगा। और पहले से जो है, जो बीज का देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा खुदकुशी जो लोग करते हैं, जो मराठवाड़ा में होती है, विदर्भ में देखते हैं आप, क्यों खुदकुशी होती है। आज जो खेती में बीज डालते हैं लोग, वो तमाम को बीज के अंदर लोन से लेना पड़ता। अगर लोन नहीं लेता तो इनकम टैक्स लगता उसको। वो बीज अगर कैश में लेता तो उसको इनकम टैक्स लगता, और अगर लोन लेता तो वो टैक्स नहीं लगता उसको। तो मजबूरी है, इसलिए लेते हैं उससे बीज को। वो बीज का और वो जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, वो सबका एक बड़ा कारोबार है। वो कंपनियां चाहती हैं कि ये पूरा सेंट्रलाइज हो जाए, वो कंपनियां चाहते हैं कि ये पूरा सेंट्रलाइज हो जाए, ताकि रेट जो है, जो मनमाना चाहे हम रेट निकाल सकें। और उसी का नतीजा है कि ये लॉ है उसके अंदर। उससे क्या होगा कि बीज की ब्लैक मार्केटिंग होगी, हर चीज की ब्लैक मार्केटिंग होगी। जबकि हुकूमत बोल यही रही कि इससे क्या होने वाला है, ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी। तो ये जो दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसमें ये दिया गया है। और तीसरे में जो है, जो बताया मैंने कि जिसमें एग्रीमेंट होगा लोगों का, और वो जो है कोर्ट पे सेटल होगा, तो ये सीधा सीधा जो है, जो दलाल, मतलब जिसको बोल सकते हैं कारोबारी हैं, कारपोरेट हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, सीधा सीधा इनके लिए इसमें फायदा है। मतलब किसानों के लिए कोई भी चीज इसमें, पूरे पूरे आप कानून देख लेंगे तीनों में, तो कहीं भी किसानों का भला नहीं है। जो किसान अब मांग रहे हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इसमें मिलने वाली है। और इसलिए जो सबसे ज्यादा अच्छे बता रहे थे लोग, क्या हो रहा था, लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसान, पंजाब के किसान कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है पंजाब किसान कर रहे हैं, तकरीबन 6 स्टेट के किसान हैं जो उसमें शामिल हैं, पर वो लोग दिख रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वो मतलब एहतियात के साथ कर रहे हैं। और वो मेजोरिटी उनके यहाँ, जैसा हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे तो इतनी बड़ी आबादी नहीं करती खेती, वहाँ बहुत बड़ी आबादी खेती करती है। मतलब एक आदमी घर का खेती करता ही करता है, दूसरा कुछ भी करे, एक आदमी तो खेती करता ही है। तो इस वजह से ये पूरा जो है, एक तो अगर इसको आप इस पर देखेंगे तो पहला ये है कि स्टेट का रोल खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट, के स्टेट का दखल ही ना रहे। स्टेट को जो पैसा, टैक्स और ये सब लेन देन चलता था, इसमें जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, तमिलनाडु है, सबका पावर खत्म हो जाएगा। दूसरा, टोटल जो प्रोडक्शन है वो कारपोरेट्स के हाथ में आ जाएगा। तीसरा जो है, अब ये भी देखने की जरूरत है कि भाई क्यों कर रही है गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा है। जैसा मैंने बताया कि इसको समझने के लिए वर्ण व्यवस्था समझना जरूरी है। वर्ण व्यवस्था में इकोनॉमी जो होती है वो कौन सी होती है, महाजनी इकोनॉमी होती है। महाजन से इकोनॉमी चलती है वर्ण व्यवस्था की। और महाजन क्या करता है, महाजन बदुआ मजदूर बनाता है, ये सिस्टम है। क्योंकि महाजन रहेगा तभी ऊपर वाले उस पर हुकूमत करेंगे। ऊपर जो बैठे हुए हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनको कौन करेगा, चलाएगा कौन, ये महाजन चलाएंगे। तो महाजनों को ताकत देना जरूरी है। पूरी ताकत महाजनों के पास आ जाएगी तो तभी उनकी बात
चली। तो ये टोटल पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन महाजनों के सिस्टम पे आ रहा है, जो वर्ण व्यवस्था की बुनियाद है कि इसके बगैर वर्ण व्यवस्था चल ही नहीं सकती, महाजन रहेंगे तभी चलेगी। तो ये महाजनी निजाम बनाने का पूरा जो है प्लान है इनका, और ये यहाँ का नहीं है, ये मगरिब से लिया हुआ है। इस पर प्रेशर जो है फॉरेन गवर्नमेंट का है, पूरा प्रेशर कि इसको लागू करो, इसलिए बीजेपी उसको लागू कर रही है, उसका फायदा भी है उसमें। आप देखेंगे कि कोरोना के पीरियड में जब सब जो है हर चीज ठप हो रही थी, हर हाल में गरीब हो रहा था, तो हिंदुस्तान का एक आदमी जो है वर्ल्ड के चौथे नंबर पे आ जाता है इकोनॉमी के पैसे के अंदर, चौथे नंबर पे आ गए रिलायंस। कैसे आ गए? अडानी, अंबानी और ऐसे जितने नाम देखेंगे आप, इंडिया के बैड लोन्स कहते हैं, बैड लोन्स आपने सुना होगा, अगर कोई आप हर रोज सुनते हैं, अगर आप देखेंगे विदर्भ के अंदर 1100 किसान 3 महीने में खुदकुशी कर गए, तो उनका कहीं जिक्र भी नहीं आता। और उनका कर्जा अगर आप देखेंगे 50,000, 20,000, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा कर्जा किसी का है तो 4 लाख। और ऐसे दौर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में 1.5 लाख करोड़ माफ किया। 1.5 लाख करोड़ किसका? ये सब महाजनों का, जिसमें माल्या था, ये नीरव मोदी जिसमें है, कि ऐसे जिससे लोग थे जिनको बैड लोन्स कहते हैं। बैड लोन्स का मतलब ये है कि बैंकों के पास से लोन लेना पर उसको वापस नहीं करते। ऐसे तकरीबन 20,000 लोगों की लिस्ट जो है रघुराजन ने दी थी, जो आरबीआई का गवर्नर था। जब उसने रिजाइन किया तो उसने लिस्ट दी थी पूरी कि ऐसे लोगों से वसूल करो, जिसने गवर्नमेंट ने नहीं किया। एक उसमें नाम था महानंदानी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको समझ में आने के लिए। एक महानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो गुजरात की कंपनी है। ये कंपनी ने 2010 में 18,000 करोड़ का लोन लिया, जो बढ़ते बढ़ते 34,000 करोड़ हुआ। उसने दिया नहीं तो उसको जो है आरबीआई ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। ब्लैक लिस्ट मतलब ये दुनिया इंडिया के किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकता। 2013 में उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया, मैं नहीं दे सकता पैसा, बोल दिया उसने। तो थोड़ा मोटा जो भी था उसका सीज कर लिया उन्होंने। उसी आदमी को 2014 से लेके 2016 तक इस गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ कर्जा दिया है, और वो ब्लैक लिस्टेड है आरबीआई के अंदर। और उसने 50,000 लोन लेके वो गायब हो गया, और वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया उसने। ऐसे लोगों का 1.5 लाख करोड़ माफ कर दिया है इन्होंने। अगर अब 1.5 लाख करोड़ माफ कर दिया है तो है कितना, ये समझो आप। वो अब की तादाद ये है कि 8.5 से 10 लाख करोड़ का कर्जा है जो वापस आने वाला नहीं है, जो ये लोग लेके गए बड़े बड़े पैसे वाले, जिनको ताकतवर बनाने की ये पूरी तीनों जो कानून मैंने बताया कि जिसमें ये कंपनियों को दिया जाएगा पावर कि वो किसानों के साथ डायरेक्ट डील करे, और किसानों के साथ जो है अभी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसमें मशीन की बात होती थी, ये इंडस्ट्रियल एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाओ। और ये इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है अमेरिका से, यूरोप से, वहां से लिया गया है। अगर आप देखेंगे वहां, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं तो वो क्या करते हैं, उनके किसानों का लॉस ना हो करके। एक मिसाल देता हूं मैं, जिसके बाद अपन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे। इस लॉ के तहत इंपोर्ट जो है ना आसान हो जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए रूल है कि आप इंपोर्ट जितना करते हो उतना एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये रूल है इंटरनेशनल। तो ये लोग ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम इंपोर्ट करके पैसा कमाएंगे खेती से, एक्सपोर्ट करके। मिसाल के तौर पे देखिए आप कि कितना पावरफुल है वेस्टर्न ये, कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे मेज जिसको ये कहते हैं, कॉर्न या जिसको कहते हैं भुट्टा, मक्का जिसको कहते हैं मक्का जो है 3.5 करोड़ टन जो है मक्का जो है पैदा होता है हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें से तकरीबन 2.5 करोड़ टन जो है इस्तेमाल हो जाता है, तो बाकी स्टॉक होता है।
और 3.5 के करीब ये पैदावार है इसकी। और हिंदुस्तान किसान को जो देती है कीमत जो है, हिंदुस्तान का किसान जो पैदावार करता है उसको जो कीमत देती है हिंदुस्तान में, इंडिया की गवर्नमेंट जो उसको देती है एमएसपी, वो है पर क्विंटल 1850 रुपए। 1850 रुपए देती है पर क्विंटल मकई। अभी ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ है 2 महीने पहले, तभी इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया मक्का। कितना? 5 लाख टन इंपोर्ट किया। 5 लाख टन इंपोर्ट किया और कितनी कीमत दी उसकी? 3,500 के करीब, 3,500 रुपए क्विंटल। तो उसमें लिखा है उसमें, जबकि बिहार का जो मकई पैदावार करता है किसान, उसको 5 रुपए पर केजी भी नहीं मिलता, मतलब 5 रुपए से भी नहीं बेच पा रहा हो। और उसी दौरान उसने गवर्नमेंट ने जो है बाहर से हिस्सा लिया है मक्का। उसकी वजह ये थी कि यूएस सेनेट ने जो है मोदी गवर्नमेंट को खत लिखा कि उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हमारे फूड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। तो 57% से 25% कर दी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी। और तकरीबन ऐसे ही कई चीजें, ये तो एक मिसाल दिया मैंने, कई चीजें इंपोर्ट की है जो अमेरिका की। क्यों? क्योंकि वहां अमेरिका की जो किसान है, किसान नहीं है वहां भी, जो बैंक का लोन होता है वो लोन का पैसा भरने के लिए वो पैसा बाहर के देशों से लिया जाता है। तो ये सब पॉलिसी जो है, और इसमें अभी जब मोदी और ट्रम्प की ये हुई थी मीटिंग, उसमें कहा गया था कि एटलीस्ट अनदर 5 to 6 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन फार्म गुड्स, मतलब 5 से 6 खरब के करीब डॉलर में इतना इंपोर्ट करना है अभी फार्म गुड्स अमेरिका से, ये तय किया है इन्होंने। और जब इंपोर्ट करना है मतलब उसके लिए एक्सपोर्ट, तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट का रूल है कि इंपोर्ट तभी कर सकते हैं आप जब एक्सपोर्ट दिखाएंगे। तो अब ये सब उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि ये सब बिजनेस जो है, ये सब महाजनी निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और वहाँ जैसे बड़े बड़े एग्रीकल्चर कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, जो किसान नहीं है, कभी जिंदगी में उन्होंने खेत नहीं देखा, वो सबसे बड़े एग्रीकल्चर के डीलर है। जैसे कारगिल एक कंपनी है, CARGIL, कारगिल ये सबसे बड़ी कंपनी है। इस आदमी को खेती नहीं मालूम, कुछ नहीं पता इसको, इसने देखा ही नहीं कभी खेती क्या होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेती का एक्सपोर्टर है। तो ऐसे लोगों को ताकतवर बनाने की ये सब जो है ये साजिश है। और मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर बहरहाल ये टोटली जो है महाजन निज़ाम को सपोर्ट करना और ये निज़ाम को बनाना। और जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टम समझने की जरूरत है डायनेमिक, कि ये दलित माने जाते हैं। किसान जो है वो दलित है, और दलित बातचीत के लायक, मतलब हारना तो दूर की बात है उससे, उसको बातचीत भी करना, मतलब इसलिए आप देखते हैं कि बातचीत के लिए कौन गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जा रहा है, वो ये जा रहा है, वो जा रहा है, और उसमें बातचीत के नाम पे कुछ नहीं है। पहली जो बातचीत पे जब राजी हुई गवर्नमेंट, उसकी वजह ये थी, पहली बातचीत जो सबसे पहली हुई है, कि किसान आंदोलन शुरू हुआ और 8 दिन के अंदर उसमें नारे बदल गए। उसमें नारे थे, उमर खालिद को रिहा करो, एंटी-CA, और ये बोर्ड देखेंगे आप, पूरे एहतजाज में 2 दिन तक यही चला। फौरन गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाई और बातचीत की, और बातचीत में जो पहली शर्त रखी वो ये थी कि ये नारे नहीं लगेंगे और ये बात नहीं होगी। उसके बाद बंद कर दी। पहली बातचीत हुई इसीलिए थी क्योंकि वो कहीं रुख न बदल दे पूरा। और हर बातचीत में यही हो रहा है कि कोई अंत नहीं निकल रहा, क्योंकि उसका अंत करना ही नहीं। उनका बोलना, बात शुरू इसी से होती है कि भाई ये कानून वापस नहीं लेना है हमको, इसमें क्या क्या करना। इसी पे से आपको पता चलेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जब ये मानना इन्होंने छोड़ दिया, और जब किसानों ने ये कहा कि अब, क्योंकि अब ये इनके जीने और मरने का सवाल है हिंदुस्तान के अंदर, कि किसानों का मानना है कि अगर अब नहीं हुआ तो ये कभी नहीं हो सकता। जो अभी पंजाब के किसान जो लेकर बैठे हैं उसकी वजह यही है, अब अगर खत्म हुआ तो ये वापस से वो महाजनी निजाम जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था, या वो जो कास्ट सिस्टम इन्होंने कैसा खत्म कर दिया था अपने यहाँ, वो वापस से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए उनके लिए जो है ये आखिरी लड़ाई है। अब जब हुकूमत और इसकी बातचीत खत्म नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में केस, कई लोगों ने पिटीशन डाली है
सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट का काम था कि लोगों ने केस डाला है कि भाई ये कानून जो बनाया गया, ये एक तो जो पार्लियामेंट में हुआ, पार्लियामेंट में अगर आप देखा हो आपने कि कैसे पास हुआ, कि बहस चल रही है, लोग मुखालिफत में उसके जो है चिल्ला रहे हैं, तो वो हाथ जो चिल्ला रहे हैं उनको भी गिना गया उसके अंदर, ये सपोर्ट में है। स्पीकर ने उसको भी लिखा कि ये भी सपोर्ट में है करके। गालियां बक रहे हैं लोग, हाथ उठा उठा के गालियां बक रहे हैं, तो उसको भी कहा उसने ये फेवर के। मतलब हिंदुस्तान की तारीख में पहला बिल था ऐसा कि जिसने स्पीकर ने ऐसा किया काम कि जो किसी ने नहीं किया था, खुला टीवी पर। और ये सब टीवी पे हुआ, राज्यसभा टीवी पे दिख रहा था। तो ये जो है सबसे जो है गलीज तरीके से पास हुआ कानून है। दूसरा, इसमें जो बताया गया, कोर्ट को ये बताना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसकी प्राविधान है कि ऐसा हो सकता है जो बनाया जा रहा है, और लोग चैलेंज करने के ऐसा नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था कि इसको बताना या तो नहीं बताना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 दिन पहले जो ये फैसला देने से पहले जो किया उन्होंने, उस पर बहस की और सॉलिड डिसीजन थे, और इससे कहा ये चीफ जस्टिस बोबड़े ने कि ये औरतें, बच्चे और ये बूढ़े क्या कर रहे हैं, इसमें उनकी सेहत का मतलब नुकसान हो सकता है, इनको वापस भेजो। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो ये कह रहा है कि इस पे बारे में बात ही नहीं हो रही, किसी ने पूछा भी नहीं ये बात, पर वो बोल क्या रहा है कि भाई ये बूढ़े, बच्चे और औरतों को भेजो, इनको मतलब इनको तो तबीयत खराब हो जाएंगी, इनको क्यों बिठा के रखा है इसमें। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके ये औरतें, बूढ़े, बच्चे जब पैदल जा रहे थे मजदूर, तो जिसमें कोर्ट में डाला गया कि भाई इसको रोको, ये जो लॉकडाउन रखा है इसको रोक दो, तो उस पर कुछ भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट। उनको आज औरत, बच्चे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद जब डिमोनेटाइजेशन में 90 लोग मरे थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। कश्मीर में इतने लोग जो है दवाई नहीं मिलने से मर रहे हैं, उसके बारे में कहा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। पर सुप्रीम कोर्ट को जिसके बारे में पूछा ही नहीं गया उस पर बोल रहा है। फिर दूसरा उसने क्या किया, अभी जो किया है कि फौरन स्टे लगा दिया, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और गवर्नमेंट जो अच्छे से हैंडल नहीं कर रही मैटर, इसको क्या करो, स्टे लाओ। और उसकी बुनियाद उन्होंने बताई कि ये सुप्रीम कोर्ट में कानून रद्द करने का इख्तियार नहीं है, पर उसको लागू करने से रोक सकती है, क्योंकि मराठा जो आदि ये रिजर्वेशन बन दिया गया था महाराष्ट्र के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही रोका है। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जब बीजेपी गवर्नमेंट जा रही थी आखिरी पीरियड के अंदर, तो उन्होंने मराठा रिजर्वेशन किया था 18 के अंदर। तो उस पर पिटीशन जब गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने क्या कहा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बताया कि ये क्या है, 50 से ऊपर जा रहा है, 16% उसमें रिजर्वेशन दिया गया था। तो उन्होंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान नहीं है कि 50 से ऊपर रिजर्वेशन जाए तो इसको कैंसिल कर दो। बोला नहीं ऐसा कैंसिल करो, पर जो भी यहाँ नौकरियां और ये मेडिकल सीट्स निकल रही थी, तो उसमें बोला कि मराठा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए उसमें, तो उस वजह से उस पर लागू नहीं हुआ, वो स्टे आया, अभी तक स्टे है उसके ऊपर। उसी को बहाना बताकर इन्होंने बताया कि जैसा वहां स्टे लगाया गया था, उसी बुनियाद पे हम स्टे लगा रहे हैं, पर यह नहीं बताया कि कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब एक कमेटी बनाई, जबकि कमेटी पूछी नहीं थी किसी ने, कमेटी किसी ने नहीं पूछी थी। कमेटी गवर्नमेंट बनाती है बातचीत के लिए, जो हुकूमत में लोग होते हैं वो बनाते हैं कमेटी बातचीत करने के लिए। ये कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही, जबकि उसको बताया नहीं गया था, पूछा ही नहीं गया था कमेटी के बारे में। और कमेटी के नाम भी दे दिए उन्होंने कि ये 4 लोग रहेंगे। अब वो 4 लोग कौन है, 2 तो वो लोग हैं जिन्होंने बिल बनाया है, जिनकी मशवरे से बिल बना हुआ है। तीसरा वो है जो खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में बिल के सपोर्ट में सब चैनल्स पे घूमता है। और चौथा वो है किसानों में से जो बिल को सपोर्ट करता है और ये कहता है कि पूरा बिल नहीं, उसमें से कुछ जो है कवानीन हटा दीजिए। जिसने आज जो है रिजाइन कर दिया, कल जो है उसने रिजाइन किया कि वो कमेटी में मैं नहीं हूं। मतलब ये देखने की बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा अभी कि सुप्रीम कोर्ट की जो लोग तकद्दुस मानते थे, मुसलमानों ने तो उसको बंद कर दिया मानना अभी, पर जो दूसरे मानते थे उस तकद्दुस को अब सब उतार रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से नॉमिनेटेड है, वो कह रहा है कि मैं इसमें नहीं हूं कमेटी में।
मैं किसानों के साथ हूँ, मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी सीखा, उसको भी वापस जाना है, तो बोल रहा मैं इसमें नहीं हूँ। दूसरा किसान बोल रहे कि हम कमेटी मानते ही नहीं, खुलेआम बोल रहे हमको तो बात ही नहीं करना, कमेटी मानते ही नहीं हम। ये जबरदस्ती थोप रहे हमारे ऊपर। तो ये कानून की वजह से खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट को कोई गिन ही नहीं रहा। और जो उसकी ये है, जिसको कह सकते हैं हम कि बदनीयती, वो दिख रही है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, उनका बोलना ये है अब सुप्रीम कोर्ट थोड़े दिन में ये ऑर्डर निकालेगा कि जब कमेटी बन गई है तो एहतजाज खत्म होना चाहिए। जबकि वो एहतजाज कमेटी मांगी नहीं, वो जो एहतजाज है कमेटी के लिए था ही नहीं, वो एहतजाज है कानून रद्द करने के लिए। तो ये जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों भी बुनियाद पे नहीं बताया कि स्टे लगाने के लिए 3 बुनियादें हैं लॉ के अंदर, 3 बुनियाद पे स्टे लगता है किसी भी चीज में। पहला लॉ ये है कि भाई अगर स्टेट लॉ बनाता है जो सेंटर के खिलाफ है, सेंटर से टकराता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लाता है। पहला तरीका तो ये है कि मतलब किसी की पावर से बड़ा पावर आता है तो उसको स्टे आता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जिसमें रिजेक्ट होते हैं बुनियादी, जैसा आधार का था, आधार को जैसा उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, इसलिए उस पर आधार एक्ट जो बना था उस पर स्टे आ गया, फंडामेंटल राइट्स में से होगा वो। तीसरा कि वो संविधान की किसी इसको जो है, मतलब पहले कुछ और लिखा हुआ है संविधान में, उसके खिलाफ ये बोल रहा है तो उस पर स्टे आता है। और सुप्रीम कोर्ट उसका जो है मतलब ये निकालती है कि ये टकरा रहा है कानून से, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो आता है स्टे। ये तीनों भी वजह नहीं बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें से कौन सी वजह से उस पर स्टे लाया जा रहा है, और स्टे ला दिया। अब इसको बताना ये है कि भाई हमने तो रोक लगा दी, किसान मानने तैयार नहीं, कानून तो लगा, लागू नहीं हुआ, पर किसान मानने तैयार नहीं। तो ये टोटल जो है उनके ऊपर लाने के लिए जो है जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि ये जो है किसान जो है गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बातचीत से इसको हल करना चाहिए। ये जो है पूरा माहौल बनाया जा रहा है, और ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि भाई और थोड़े दिन में यही होगा कि भाई एहतजाज किस चीज का, बातचीत से मसला हल कर लो। जबकि किसान आज भी जो ये बोला, आज की जो बातचीत हुई है जिसमें आज खत्म हुई शाम में, कि ये बोला है कि ये कुछ भी नहीं, ये सब बनावटी था, ड्रामा था, हम लोग इससे बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम किसी को नहीं मानते, जब तक कानून लिया नहीं जाएगा तब तक हम वापस नहीं करेंगे। तो ये जो है कुछ चंद चीज़ें थी जिसमें हमने वो 3 कानून देखे जिसमें तरमीम की गई है, और जो कानून में सबसे ज़्यादा एतराज़ है उस पर हमने देखा, और उसके बाद जो जिनको सबसे ज़्यादा बताया जा रहा था कि भाई ये किसानों के हक में है, तो किसानों को एकदम निहत्ता करने की जो है ये पूरी पॉलिसी है कि किसान एकदम निहत्ता हो जाएगा तो क्या होगा, मनमानी कीमत में दे सकता है वो, सामने वाला आदमी कारपोरेट जो मनमानी चाहे उससे ले सकता है। और मतलब ये पूरी किसानों की बिरादरी को, जैसे मैंने बताया महाजनी निज़ाम के अंदर, उसको जो है एक बधुआ मजदूर की तरह काम करेगा, और वो जो है उनके जो है ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ऐसी एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऐसे कानून, काले कानून, जहाँ जुल्म की ये होती है, जो हमने कुरान की आयत में सुना कि उसका क्या काम है कि वो फसाद करता है और खेती को तबाह करता है। ये टोटल जो है एक्सप्लॉयटेशन है, और ये पूरा कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। जो छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है, जब वो पूरा नहीं कर पाएंगे एग्रीमेंट, तो वो बिक जाएंगी ज़मीनें, और वो नॉन एनए जिसको कहते हैं हम लोग, वो एनए होके बिकने का जो प्रोसेस है, जो शुरू हो गया था पहले से ही, अब वो और तेज़ी से, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेसिडेंशियल लैंड में हो जाएगा, और वो तमाम कारपोरेट्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये जो है उसका एक, जिसको कह सकते हैं कि एक पूरा जो है खाका है जिसको तैयार किया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट महाजनी निज़ाम लाके इंपोर्ट करके अनाज चला लेंगे, पर यहाँ का जो किसान है, इसको इसकी ज़मीन जो बची कुची है, इससे ये भी छीन लो। तो ये जो है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, ये इन तीनों कानून की बुनियाद यही है कि उस महाजनी निज़ाम की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है, और जिसमें एक बड़ी आबादी, जिसको हम कह सकते हैं किसानों की, जो कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी है, और जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि किसानों के साथ लोगों का एक बहुत हमदर्दी का ताल्लुक होता है। अगर अब हिंदुस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसके बाद शायद ही कोई तब्दीली आएंगी, जो जुल्म की जो है इंतहा पे पहुंचेगा। इसके बाद जो आएगा, जो दौर आएगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हालात के अंदर उनको तौफीक दे
जो हमने आयत पढ़ी कुरान में जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला के लिए खालिस होकर जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खड़ा करे और अल्लाह ताला के दीन के लिए जो है ऐसे हालात के अंदर अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए और जुल्म और जबर के कानून को ख़त्म करने के लिए जो है लोगों को खड़ा करे और उनके अंदर ऐसी हिम्मत दे के वो जो है बातिल से मुकाबला करके जो है ऐसे काले कवानीन का खात्मा कर सकें और जब तक ज़िंदा रखें इस्लाम पे ज़िंदा रहें और मौत आए तो ईमान पे आए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।